नमस्कार। न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। इस कार्यक्रम में हम देश विदेश के गंभीर मुद्दों पर करते हैं विद्वानों से चर्चा। आज चर्चा का विषय है बांग्लादेश में इस्कॉन पुंडरीक धाम के अध्यक्ष चिन्मय कृष्णन दास की गिरफ्तारी। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश एक बार फिर चर्चा में है। यहाँ इस्कॉन पुंडरीक धाम के अध्यक्ष चिन्मय कृष्णन दास को गिरफ्तार किए जाने के बाद जमकर बवाल हो रहा है। गिरफ्तारी के खिलाफ हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर गए हैं। हिंदू समाज के लोग चिन्मय कृष्णन दास को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ बीएनपी और जमीयत के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर गए। इसके बाद देखते ही देखते यह विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। हिंसा में 50 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने यह मुद्दा बांग्लादेश के सामने उठाया है और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। चिन्मय कृष्णन दास पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगा है। इसके बाद ढाका पुलिस की जासूसी शाखा के अधिकारियों ने उनको ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद से ही बांग्लादेश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राजद्रोह मामले में गिरफ्तार चिन्मय दास को कोर्ट से भी झटका मिला। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। चटगांव की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने चिन्मय कृष्णन दास की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। कोर्ट के बाहर भारी संख्या में चिन्मय प्रभु के समर्थक इकट्ठे हो गए थे। पुलिस ने चिन्मय प्रभु के समर्थकों पर आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए रबर बुलेट्स का भी इस्तेमाल किया। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन करने आए लोगों को भी पुलिस ने हटा दिया। उधर चिन्मय प्रभु ने कोर्ट परिसर में ही समर्थकों को संबोधित करते हुए कानून के मुताबिक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मंगलवार दोपहर चटगांव के लोकनाथ मंदिर पर हमला किया। कट्टरपंथियों की भीड़ अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए मंदिर की तरफ बढ़ी। शाम में भी कई कट्टरपंथियों ने चटगांव के हजारी लेन में काली मंदिर में तोड़फोड़ की। इस दौरान हिंसक भीड़ ने चटगांव की दलित बस्ती में कई घरों को आग लगाकर जला दिया। इससे पहले उन्होंने इलाके में हिंदुओं से दुकानों को बंद करने की धमकी भी दी थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक हमलावर इस्लामी जमात और विपक्षी पार्टी बीएनपी से जुड़े हुए थे। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और जमानत नहीं दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। क्या कहा है, आइए विदेश मंत्रालय की बातें कि हम बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं। ऐसा विदेश मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से आग्रह किया गया है। इसके जवाब में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने जो जवाब दिया है, आइए वो भी देख लेते हैं। यह बेहद निराशाजनक और गहरी पीड़ा की बात है कि बांग्लादेश सरकार ने पाया है कि श्री चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को कुछ लोगों ने गलत तरीके से पेश किया है, क्योंकि श्री चिन्मय कृष्णदास को विशिष्ट आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस तरह के बेबुनियाद बयान न केवल तथ्यों को गलत तरीके से पेश करते हैं, बल्कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच दोस्ती और आपसी समझ की भावना के भी विपरीत हैं। ये बयान सभी धर्मों के लोगों के बीच आपसी सद्भाव और इस संबंध में सरकार और लोगों की प्रतिबद्धता और कोशिशों को भी नहीं दिखाता है। ये पूरी तरह से इस बात की अनदेखी है कि बांग्लादेश की सरकार बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन के अपराधियों को खुली छूट दे रही है। तो ये बांग्लादेश की तरफ से कहा गया है कि एक विशेष आरोप के तहत चिन्मय आनंद को गिरफ्तार किया गया है और इनके गिरफ्तारी को गलत तरीके से पेश किया गया है। हालांकि
ये तथ्य बिल्कुल सामने आ रहे हैं कि जब से शेख हसीना की सरकार वहां से गई है, उसके बाद से यूनुस सरकार आई है, तब से लगातार वहां के अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं पर लगातार इस आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उनके दुकानों को बंद कराया जा रहा है। तमाम ऐसी वारदातें हो रही हैं वहां पर, जिससे कि अल्पसंख्यक हिंदू वहां पर खतरे में हैं। और इसी बात को रेखांकित करते हुए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश सरकार से आग्रह किया है कि आप ये तस्वीरें देखिए, ये हिंदुओं को पीटा जा रहा है, इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बांग्लादेश की ये हिमाकत है कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर इस तरह से वहां के इस्लामिक कट्टरपंथी इस तरह से हमला कर रहे हैं, उनके घरों को इस तरह से जलाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बहुत ही एक तरह से ये घृणित काम कहा जाएगा, ये कट्टरपंथियों की बात कही जाएगी। ये तस्वीरें वास्तव में विचलित कर देने वाली हैं कि किस तरह से हिंदुओं को पीटा जा रहा है, किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी बहु बेटियों के साथ भी अनैतिक अत्याचार किए जा रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए था। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है बांग्लादेश में। जिस बांग्लादेश का जन्म भारत ने कराया, वहां क्या हो रहा है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। प्रकाश पुंज पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। प्रमोद गोस्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। संजय सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत प्रमोद गोस्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक और सबसे वरिष्ठ, सबसे सम्मानित विद्वान, हम आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं। बाकी सभी हमारे लिए सम्मानित हैं, जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं वास्तव में। लेकिन शुरुआत प्रमोद गोस्वामी जी से। प्रमोद गोस्वामी जी, सवाल यहां पर यह है कि जब से यूनुस सरकार आई है, हिंदुओं की दशा एक तरह से कहा जा सकता है कि बांग्लादेश में दयनीय है। लगातार अत्याचार हो रहे हैं, सरकार इसे रोक पाने में असफल है और हमारी सरकार बांग्लादेश से आग्रह कर रही है कि ऐसा ना हो, वो देखें। अब चिन्मय कृष्ण दास भी गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या कहेंगे इस तरह के खबरों, जब खबरें आ रही हैं तो इस तरह की खबरों पर आपका क्या कहना है? पहले थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में चले जाएं जी। आप कैसा दुखद और विडंबनापूर्ण स्थिति है कि वो बांग्लादेश जिसका अस्तित्व ही भारत की कृपा से, भारत की मदद से, भारत की में सैकड़ों हजारों लोगों के बलिदान के बाद बांग्लादेश बना, और शेख मुजीबुर रहमान और वहां जिस ढंग से पाकिस्तान ने अत्याचार किया था, जिस ढंग से उनकी महिलाओं को, उनके बच्चियों को वहां की निर्ममता पूर्ण किया था, और जिस ढंग से वहां के उसके अस्तित्व को मिटा देने का काम पाकिस्तान ने किया था, तब ये हिंदुस्तान ही था जिसने उसमें अपने पड़ोसी मुल्क पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए अपनी सेना को लगाया, मुक्त वाहिनी लगी और इस देश को आजाद कराया, उत्पीड़न से छुटकारा दिलवाया। आज वही बांग्लादेश, कितनी दुर्भाग्य की बात है, कितनी शर्म की बात है बांग्लादेश के लिए। उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जिसका अस्तित्व भारत की वजह से रहा, जो अस्तित्व में आया भारत की वजह से। उसके बाद हमारे यहाँ के निवासियों, यहाँ के लोगों के ऊपर वो अत्याचार कर रही है, जिस ढंग से वहां गिरफ्तारी हुई है, जिस ढंग से वहां ये हुई है। अच्छा, दूसरा एक और भी है कि जहां तक ये सारे अनुभव जो साक्ष्य हैं, इतिहास है, अगर देखें तो ये इन इस्लामिक कंट्रीज का कैरेक्टर ही ये है कि आप कुछ भी कर दीजिए, लेकिन ये मतलब एहसान फरामोश जिन्हें कहना चाहिए, जी, ये एहसान फरामोश है। मतलब ये दूसरा कोई मुल्क होता तो वो अपनी पीढ़ियों को कह जाता कि बाकी किसी से भी
अदावत रख लेना, लेकिन हिंदुस्तान से अदावत न रखना। आज अस्तित्व ही यही है, इसी का दिया हुआ है। तो ये जब ये स्थिति हो तो फिर उसके बारे में क्या कहा जाए, दुर्भाग्यपूर्ण ही है। दूसरी बात, अब आप आ जाइए, ये जो शेख हसीना जो मुजीबुर रहमान की बेटी थी, जो उसमें बच गई थी, और उनके आने के बाद भारत के और हिंदुस्तान के संबंध बहुत अच्छे हुए। यहाँ के लोगों का वहाँ जाना, वहाँ व्यापार कारोबार सारी चीजें हुई। लेकिन यूनुस को अगर इनका इतिहास देखें तो यूनुस तो शुरू से ही भारत के विरोध में रहे हैं, या भारत के विरुद्ध वो प्रलाप करते रहे हैं। और ये यूनुस घड़ियाल है जो आंसू बहाते हैं कि शिष्टाचार का, लेकिन उनका शिष्टाचार से कोई लेना देना कभी नहीं रहा उनकी। हालांकि और ये तब स्थिति है कि जब वो एक बड़े विद्वान, बड़े योग्य लोगों में से है। उनकी सोच जब इतनी विकृत और गंदी हो सकती है तो आम आदमी की क्या होगी, ये उसके ही दुष्परिणाम हैं। जिस ढंग से वहां पर शेख हसीना की सरकार जाने के बाद हिंदुओं के ऊपर कहीं हमले हुए, कहीं उनकी महिलाओं को, बच्चियों को प्रताड़ित किया गया, उनके घर जले, और उसके विरोध में जब मंदिरों पर ये हुआ तो यही चिन्मय कृष्णन दास साहब, ये इन लोगों ने जब इसका प्रतिरोध किया और जब ये उस प्रोटेस्ट में निकले तो आप देखिए, आपकी तस्वीरें बता रही हैं कि ये बांग्लादेश के लोग कितने विकृत मानसिकता के या पागल मनोवृत्ति के लोग हैं। ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आप कह रहे हैं जी, है ना। और आज भी, और भारत की सहनशीलता है। भारत मतलब बराबर उनको कह रहा है। जब यूनुस आए थे तब भी उनसे कहा था, जब शुरुआत में हुई तब भी विदेश मंत्रालय ने उनको टिप्पणी करके कहा था, उनको ये अनुरोध किया था कि भाई वहाँ जो गैर मुस्लिम हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, या कोई भी हो, उनके ऊपर। और यूनुस ने ये कहा भी था। तो ये घड़ियाली लोग हैं, दोगले लोग हैं, दोहरी मानसिकता के लोग हैं कि जो कहते कुछ है करते कुछ है। ये उसका ही दुष्परिणाम है। अब आप बताइए, उनको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार के विरोध के लिए क्यों नहीं निकलेगा? कोई गलत बयानी हुई और उस पर विदेश मंत्रालय गलत, वो भी राष्ट्रद्रोह है, वो भी राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया गया है कि इन्होंने झंडे का अपमान किया। जी, ऐसा राष्ट्रद्रोह का मतलब खुद राष्ट्रद्रोह खुद कर रहे हैं, यूनिस के लोग कर रहे हैं, वहां के लोग कर रहे हैं। मतलब वहां के भाईचारे को तोड़ रहे हैं, वहां के उसको कमजोर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं। बिल्कुल, वहां के मतलब जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। जी जी। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद जब ऐसा नहीं है, ये भारत की भी एक सहनशीलता है। ये तो चुटकी भर है। अगर उसको आजाद करा सकते हैं तो उसको लेसन भी सिखा सकते हैं। भारत इतना कमजोर नहीं है जी, मतलब तो उसे आजाद करा सकते हैं तो उसे पाठ भी सिखा सकते हैं। प्रमोद गोस्वामी जी का कहना है। प्रकाश जी, प्रकाश जानते हैं तो फिर उसको औकात पर लाना भी जानते हैं भारत के लोग। बिल्कुल बिल्कुल, औकात पर लाना भी जानते हैं भारत के लोग। प्रकाश पुंज पांडे जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो बांग्लादेश को औकात पे लाने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, बांग्लादेश को औकात पे लाने के लिए ज्यादा समय भारत को नहीं लगता है। और भारत जितना शक्तिशाली देश है जिसने बांग्लादेश को का जन्म दिया था, बांग्लादेश को जिस प्रकार से एक कहें कि वहां के लोगों को जीवन दान मिला था, जो पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्त कराया गया था, तो बांग्लादेश को कुचलने में कितना समय लगता है। और ये मोहम्मद यूनुस जो है, ये पाकिस्तानी अमेरिकी एजेंट है। ये बैठा हुआ है वहां पे अमेरिका के इशारों पे काम करने के लिए। ये कर क्या रहा है? ये जब से आया है, आप देखिए, ये बोल रहे हैं कि एंटी नेशनलिज्म का काम हो रहा है। वहां के जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो वहां पे जिस प्रकार से बरबस वहां महिलाओं को, वहां की शिकाओं को, जो गुरु होते हैं उनको, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। वो क्या हो रहा है? वो भी तो मंदिर उस देश में है ना। और उस देश में जो मंदिर है उसको अगर कोई तोड़ रहा है तो वो क्या एंटी नेशनल काम नहीं है? वो भी तो एंटी नेशनल काम है। तो ये जो एक पक्षीय
जो रवैया बांग्लादेश का है, ये बांग्लादेश का नहीं है, ये वहां के लोगों का नहीं है, ये एक प्रायोजित, ये जो एजेंट बैठा है यूनुस, ये उसका एजेंडा है, ये वही काम कर रहा है। जिस प्रकार से जब से इसकी सरकार आई है, आप ध्यान दीजिए, इसके पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था। उल्टा बांग्लादेशी शरणार्थियों को हमारे देश ने इतनी शरण दी है कि आज भी बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ अपना व्यापार करते हैं, कई लोग तो यहीं बस गए हैं, हम तो उनको पाल रहे हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं, आस्तीन के साथ है वहां, भाई इस्कॉन के बहुत से लोग का जन्म वहां हुआ है, वहां रहते हैं, वहीं पैदा हुए, वहीं साधु संत बने, और उसके बाद उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये सीधा सीधा हिंदू वर्सेस मुस्लिम का मामला है। जिस प्रकार से अभी हमारे आदरणीय कह रहे थे कि इस्लामिक कंट्रीज अपना रोल निभा रही हैं, वो जो उनका एजेंडा है, उस एजेंडा पे वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारा देश, हमारा धर्म इतना ज्यादा सहिष्णु हो चुका है कि सहिष्णुता के चक्कर में हम बर्बाद हुए जा रहे हैं। हमने मतलब शास्त्र इतने हमारे हमने पढ़ लिए हैं कि शस्त्र भूल गए हैं। अब समय शस्त्र उठाने का है, क्योंकि ये देखिए, एक होता है लातों की भूत बातों से नहीं मानते। इन लोग को लग रहा है कि भारत धर्म निरपेक्षता में इतना आगे बढ़ गया है कि सभी धर्मों को समाहित कर लेगा, लेकिन अपना मूल धर्म भूल जाएगा। अरे मुझे ये बताइए कि आप सिर्फ हिंदू को टारगेट क्यों किया जा रहा है? और चिन्मय स्वामी जो प्रभु हैं, वो क्या कर रहे थे? वो तो भाई जो अत्याचार हिंदुओं पे हो रहा था उसके लिए आवाज उठा रहे थे। और जो व्यक्ति हिंदू की रक्षा के, हिंदू के अधिकारों के लिए बात करेगा, आवाज उठाएगा, क्या उनको आप प्रताड़ित कर देंगे, उनको जेल में डाल देंगे? कल को चल के उनको जेल में उनका अगर हत्या कर दिया तो उसके लिए कौन ये रहेगा, जिम्मेदार रहेगा? और ये यूनुस की सरकार इस प्रकार के बयान दे रही है। हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने जब बयान दिया है, जब निंदा किया है, इस्कॉन ने भी निंदा किया है, तो उनका कहना है कि आंतरिक मामला उनके देश का, उनकी इतनी औकात हो गई है, मतलब जिसकी कोई हैसियत नहीं है हमारे देश के सामने, वो इतनी ज्यादा अति कर रहा है। लेकिन कहीं न कहीं इसमें हमारा देश की सरकार भी दोषी है, क्योंकि अभी तक कोई भी कड़ा एक्शन लिया नहीं गया है। इसके पहले भी हमने न्यूज आवर पे चर्चा की थी, जब से ये सरकार बनी है, जब से हिंदुओं पे ये प्रायोजित हमले हो रहे हैं, तब से हम लोग न्यूज आवर पे यही चर्चा कर रहे हैं कि इस समय तक हमारा देश क्यों नहीं इसको लेके संवेदनशील हुआ है, क्यों नहीं कोई कड़ा एक्शन ले रहा है। हमारे पास इतनी फोर्स है कि अगर चाह दे तो आज के आज बांग्लादेश खत्म हो जाएगा, आज भारत का वहां कब्जा हो जाएगा। लेकिन ये कौन सी सहिष्णुता होती है कि हमारे लोगों को वो मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, नरसंहार हो रहा है, हमारे मंदिरों को ढहा जा रहा है। मतलब समूल सनातन का नाश करने के बाद क्या हम जगेंगे? ये तो हमारी भारत सरकार को समझ में आना चाहिए। भारत सरकार को समझना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन भी सोया हुआ है। अब उनको मानवाधिकारी की चिंता नहीं होती है। अब उनको नहीं दिख रहा है कि हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहा है। ये मिशनरीज और मुस्लिम कंट्रीज की प्रायोजित साजिश है, जिसका शिकार हमारा भारत बन रहा है। इस समय भी अगर हिंदू एक होकर खड़े नहीं हुए तो वही हाल होगा, क्योंकि आदित्यनाथ जी ने सही कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, ये वही हाल हो रहा है। इस समय एक होकर आवाज उठाने की जरूरत है, और भारत सरकार को एक कड़े से कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। जी, कड़े से कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। संजय सिंह जी, हम आपके पास आएंगे, विदेशी मामलों के जानकार हैं आप। कड़े से कड़े निर्णय क्या ले सकती है भारत सरकार? जी देवेंद्र जी नमस्कार, और सभी हमारे सम्मानित जो पैनलिस्ट हैं, बहुत सभी विद्वान हैं जी, और सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सबको नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए देवेंद्र जी, ये जो कड़े निर्णय है, इसको थोड़ा सा मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता है रुकेंगे। ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, ये नहीं समाप्त होने वाली है। और दुर्भाग्य से भारत थोड़ी इको आ रही है, इको
खत्म करवा दीजिए। जी, इसे दूर करवाते हैं। जी जी दुर्भाग्य से बांग्लादेश रेडिकलाइज इस्लाम से घिरा हुआ है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये वर्ल्ड का पाकिस्तान जैसे देश टेररिज्म के एपी सेंटर है। तो भारत के लिए और हिंदुओं के लिए बहुत खतरा है इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इंक्लूडिंग भारत भी। मैं ये नहीं कहता हूं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान या अफगानिस्तान में तो हिंदू समाप्ति ही हो गए हैं। हिंदू सिख सब समाप्त हो गए हैं। शायद उंगली पे गिनने लायक परिवार रह गए होंगे। लेकिन खतरा भारत और जो बांग्लादेश है उसमें तो सामने परिलक्षित है। वहां तो हिंदुओं की स्थिति बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, शिकारियों से घिरा हुआ एक हिरन का झुंड होता है, उस तरह से है। मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, तो इको नहीं खत्म हो रही है देवेंद्र जी। जी बिल्कुल, हमारी टीम लगी हुई है, जल्दी से इसे दुरुस्त करवाते हैं। जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की थी कि सांप्रदायिकता का जो सॉल्यूशन है वो इस पर है कि भारत से मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए और पाकिस्तान से सभी हिंदुओं को बुला लिया जाए। जी। लेकिन दुर्भाग्य से जोगेनाथ मंडल जी के कहने पर बंगाल के जो दलित थे वो उनके बहकावे में आ गए। मैं एक आपके टीवी चैनल से के माध्यम दलित समाज से निवेदन करना चाहता हूं। जी अब इको खत्म हो गई है। जी अब दलित समाज से निवेदन करना चाहता हूं और हिंदू समाज से निवेदन करना चाहता हूं कि 9 अक्टूबर 1950 को लियाकत अली को दिया इस्तीफा, जिसमें जोगेनाथ मंडल ने करीब 24 पॉइंट लिखे हैं इस्तीफे के कारण को, उसको हर हिंदू को विशेषकर दलित को पढ़ना चाहिए। तब उनको ये समझ में आ जाएगा कि ये विचारधारा क्या है जिसके कारण से जोगेनाथ मंडल को बंगाल से या पाकिस्तान से भागना पड़ा। ये समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। अब देखिए दिक्कत क्या है कि भारत को बहुत मजबूत राष्ट्र बनना पड़ेगा अगर हिंदुओं की सुरक्षा करनी है। जैसे आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक मजबूत राष्ट्र बन के सामने आया है। भारत जितना स्ट्रांग होगा, हिंदू वॉइस उतनी मजबूत होगी दुनिया के अंदर। दुर्भाग्य से भारत के अंदर में भी वो ताकतें बैठी है जो भारत को कमजोर करना चाह रही है, वो हम आप सब लगातार सुन रहे हैं। अब इसका एक सोल्यूशन ये है जो मुझे लगता है मोदी जी निश्चित रूप से अभी एकदम से इंटरवीन नहीं कर सकते, क्योंकि एक सोवरेन नेशन है बांग्लादेश, हमारे के द्वारा ही, भारत की फौजों के बलिदान के द्वारा ही बनाया गया है। और ये भी देखिए अभी हमारे पैनलिस्ट जो प्रारंभ में बोल रहे थे, कितना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है और कितने गद्दार और मक्कार लोग हैं ये कि 1976 में जिस भारतीय सेना ने इस बांग्लादेश को इस आधार पर मुक्त कराया कि पश्चिमी पाकिस्तान के जो अपने को श्रेष्ठ मुसलमान मानते हैं, जो अशराफ वर्ग है, वो इनको बहुत हीन भावना से देखता था, क्योंकि काले हैं, छोटे हैं, ये सब इनको वहां बोला जाता था और उर्दू इनके ऊपर थोपी गई थी। उस आधार पर इन्होंने अलग राष्ट्र इनका बनाया गया। लेकिन आप देखिए आइडियोलॉजिकल जो वायरसेस है इनके इस्लाम के, वो जमात इस्लामी हमारे भारत में भी है और कश्मीर में भी काम कर रही थी। यहाँ जमात इस्लामी हिंद के नाम से काम करती है। ये जमात इस्लामी ने आईएसआई के कहने पर 50-52 साल में बांग्लादेश के मुसलमानों को टोटल रेडिकलाइज कर दिया। और यही नहीं, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिनका सम्मान भारत के महात्मा गांधी जैसा बांग्लादेश के अंदर माना जाता है, वहां के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ दी। मतलब आप रेडिकलाइजेशन का लेवल देखिए बांग्लादेश के अंदर किस लेवल पर मुसलमान वहां का रेडिकलाइज हो गया है। अब मुझे जो समझ में आता है भारत के पास क्षमता है, ताकत है। पहली बात तो यह है कि अब कुछ उम्मीद लगती है कि बाइडेन की जब विदाई हो जाएगी, बाय बाय हो जाएंगे 20 जनवरी 2025 को, तो शायद जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे इलेक्शन में, उन्होंने मुद्दा भी उठाया था, तो शायद कुछ राहत की खबरें सुनने को मिलेंगी शायद। बट हम अमेरिका पे डिपेंड नहीं हो सकते।
भारत के पास ताकत है, आर्थिक ताकत भी है और सामरिक ताकत भी है। बांग्लादेश को ये समझ में आना चाहिए, इन दो कौड़ी के वहां के जो जमाते इस्लामी के जो टुच्चे लफंगे ये आतंकवादी, जो टुच्चे आतंकवादी हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भारत 3 तरफ से घेरा हुआ है पाकिस्तान बांग्लादेश को, और इनका एक ही स्केप रूट है, सिर्फ बंगाल की खाड़ी। इनकी औकात नहीं है कि अगर भारत की नेवी ने अगर रास्ता ब्लॉक कर दिया बांग्लादेश को, तो इनको ये टुकड़े, भीख के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे इनको, कुत्तों को। इनको ये कहाँ घूम रहे हैं ये जमाती कुत्ते जो है वहां के, इनको समझ में नहीं आ रहा, इनका दिमाग खराब हो गया है वहां का। भारत के पास वो क्षमता है, लेकिन मुझे ये अभी मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी होती है। मोदी जी शायद वेट कर रहे हैं, हमारे विदेश मंत्रालय ने बहुत मजबूत स्टर्न वार्निंग दी है बांग्लादेश को, आप डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर सकते, लेकिन परिस्थितियां अगर निर्मित होंगी तो भारत, मुझे लगता है कि भारत इसका कुछ ना कुछ उपाय करेगा। ये भिखारियों की औकात देखिए आप, मुझे ये लगता है पाकिस्तान जैसा भिखारी जहां खाने के रोटी नहीं है और वो पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने के लिए बैठे हुए, देख लीजिए इन कुत्तों को, इनका सिर्फ एक एजेंडा है कि दुनिया को, भारत को और इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को, पूरे दुनिया में इस्लाम को गालिब करने के दिन रात ख्वाब देख रहे हैं ये लोग। इनको मानवता से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपके एक बड़े चैनल के माध्यम से, एक आरोप लगता है सनातन धर्म वालों पर, और स्वामी जो हमारे चिन्मयानंद जी, क्योंकि इस्कॉन से जुड़े हैं, उनको आतंकवादी बोला गया है। इन्हें दुष्टों को ये नहीं मालूम है भारत में भी एक एजेंडा चलाया गया था सोनिया गांधी के समय में, भगवा आतंकवाद के नाम पर। आप, और उसमें मैं तब सुनता भी था कि गीता को लेके बोला जाता था कि उसमें, और खासतौर से आप इनके मौलानाओं को सुनेंगे, अरे साहब जिहाद तो गीता में भी लिखा हुआ है। इन बेअकल मूर्खों जाहिलों को ये नहीं मालूम है, भगवत गीता पढ़िए, उसमें भगवान कृष्ण किस धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं। वो धर्म युद्ध व्यक्ति का खुद का व्यक्तिगत है, जो उसकी जो सेंसरी ऑर्गन्स है उनको कंट्रोल, गीता के 4थे अध्याय के 41वें श्लोक को ये लोग पढ़ लें, उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन खड़ा हो इस महापापी काम, देखिए जिसकी इनकी यहाँ कल्पना की गई है जन्नत से 72 हूरों की, उस महापापी काम से युद्ध कर, अपने सेल्फ से युद्ध है, वहाँ किसी को मारने के लिए तो युद्ध नहीं कहा गया है। यह है सनातन धर्म की श्रेष्ठता को, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, खून खौल रहा है सभी हिंदुओं का। और मैं तो एक बात और कहूंगा, अगर हो सके तो पार्लियामेंट में भी इस पर प्रस्ताव पारित होना चाहिए। भारत में जो तथाकथित सेकुलर जमाते हैं जो हमास के नाम पर, उसके नाम पर विधवा विलाप करते हैं, वो भी बेनकाब हो जाएंगे अगर पार्लियामेंट पर इस पे एक प्रस्ताव पास कर दिया जाए कि वहां के हिंदुओं की रक्षा पे, तो देखिए यहाँ के दोगले बेनकाब हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल। मनीष अग्रवाल जी, बड़ी देर बाद हम आपके पास आ पाए, क्योंकि जो भी अंदर थी भावनाएं हमारे विद्वानों की, वो निकल रही थी, तो हम उसको रोक नहीं पाए और चाहते थे कि पूरी अपनी बातें वो हमारे इस शो में कह दें। मनीष अग्रवाल जी क्षमा चाहते हैं, बड़ी देर बाद हम आपके पास आए, लेकिन सवाल वही है मनीष अग्रवाल जी कि आखिर हमारा जो देश है, आग्रह किया है, विदेश मंत्रालय ने आग्रह किया है, संजय जी ने कहा कि पार्लियामेंट में जरूर इसके विरुद्ध कुछ प्रस्ताव पास होने चाहिए। इसके सिवाय और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में ये इस्लामिक कट्टरवाद वहां पर हिंदुओं के ऊपर इस तरह से हो रहा है, तस्वीरों में देख सकते हैं। ये हिंदुओं के विनाश करने की बात वहां पर हो रही है, सोची समझी साजिश है ये अगर जो देखा जाए तो राष्ट्रद्रोह का काम तो ये इस्लामिक कट्टरपंथी वहां पर कर रहे हैं मनीष जी, और कोई नहीं कर रहा है। चिन्मय दास जी वहां पर हिंदुओं के आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इसलिए उन पर यह थोप दिया गया कि आप आतंकवादी हो, लेकिन असली आतंकवादी तो वो हैं जो हिंदुओं के घर जला रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं। और हम आग्रह किए हैं, प्रस्ताव पास करने की ये बातें हो रही हैं, इसके सिवाय और कुछ नहीं कर सकते क्या?
भावनाएं हैं। लेकिन अगर हम इसको कुछ दूसरे परिपेक्ष से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये देखना होगा कि अमेरिका के चुनाव के नतीजे आने के बाद भारत में जो चुनावी समीकरण इस समय बन रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल टूलकिट का हिस्सा है। आप देखिए, अमेरिका की जो करंट सरकार थी उसने पहले पाकिस्तान को अनस्टेबल करा, बांग्लादेश को अनस्टेबल करा, श्रीलंका को अनस्टेबल करा, नेपाल को भी अनस्टेबल। तो भारत के जितने भी निकटवर्ती देश है ना, सबको अनस्टेबल करने की कोशिश करी और इस्लामिक कट्टरपंथ की तरफ बढ़ाने की कोशिश करी। अफगानिस्तान से अमेरिका की सेनाएं वापस चली गई, वहां तालिब कब्जा कर लिया। ये एक तरीके की सोची समझी साजिश थी। अब चूंकि अमेरिका में नेतृत्व परिवर्तन आने वाला है जनवरी के माह से, इसलिए ये कुछ घटनाएं जो है ना और तेज हो गई है, क्योंकि इनको मालूम है कि ये घटनाएं दिसंबर के बाद ये नहीं कर पाएंगे। इनके जो सरपरस्त, जो इनके आका है, जो इन्हें संरक्षण देते हैं पैसे के रूप में, हथियार के रूप में और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के रूप में, वो अब राजनीति से बाहर जा रहे हैं। तो ये आखिरी उसका कारण है, आखिरी चीजें हैं जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। भारत एक देश के रूप में जो कार्रवाई कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि देश जो है ना भावनाओं से नहीं चलता, नीतियों से चलता है। कितनी बार पाकिस्तान ने उकसाने की कोशिश करी कि भारत जो है युद्ध के दौर में आ जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है फिर खराब होने लगे। भारत की विदेश नीति उसको बैलेंस करके चलती है। हमें हितों की रक्षा भी करनी है और देश की भी रक्षा करनी है। 2.5 साल से यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, आज तक उसका कोई निर्णय आया? दोनों देश भारत से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि भारत बैठ के निर्णय करा दे, क्योंकि जो लोग युद्ध के लिए आपको प्रेरित करते हैं ना, जब युद्ध शुरू हो जाते तो फिर वो उसमें आपको कोई सहयोग नहीं करते रोकने में। आप इजराइल का युद्ध देखिए, क्या वो कहीं से आपको रुकता देख रहा है? अगर एक युद्ध होता है तो देश जो है ना 50 साल पीछे चला जाता है। भावनाओं के संग हमें ये भी देखना होगा भी हमारे जारी है। बांग्लादेश में तो हमकी चिंता होनी चाहिए, लेकिन क्या उतनी हिंदुओं की चिंता भारत में भी होनी? जी जी मनीष जी, आपकी आवाज हम तक जी जारी रखिए, जारी रखिए। आपको मेरी आवाज आ रही? जी आ रही जी। इसकी जो विदेश अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, लेकिन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है कि बहुत सी चीजें वो करने को रोकता है। और युद्ध किसी भी चीज का हल नहीं है। अगर भारत बड़ा देश है, भारत बांग्लादेश से जीत सकता है, ये आपको अभी लग रहा है। पता नहीं बांग्लादेश के पीछे कितनी ताकतों का, इसको लगता था रशिया का युद्ध आज तक ऐसा देश यूक्रेन नहीं जीत पाता है, क्योंकि यूक्रेन के पीछे पूरे की शक्तियां मौजूद हैं जो नहीं चाहती ये युद्ध खत्म है। तो इसको हमें पॉलिटिकल नीति से, विदेश नीति से, कूटनीति से सारी चीजें ऐसे चलना पड़ेगा कि हमारे देश का नुकसान भी न, और हम हिंदुओं के हितों का संरक्षण भी अच्छे ढंग से कर पाए, हम अपनी आवाज हर जगह उठा पाए। भारत ने बहुत बार अपनी आवाज, पाकिस्तान ने बहुत बार अपनी आवाज उठाई, क्या वहां से उसका हल निकला? नहीं निकला। हमें ही बैठ के पड़ेगा। तो देश को अपने साधनों को देखते हुए, हित को देखते हुए ऐसे निर्णय लेने पड़, और इस तरीके की ही जनवरी अमेरिका में सरकार का परिवर्तन होगा तो आप देखिएगा पूरी दुनिया में ऐसे तरीके की गतिविधियों में बदलाव आएगा। अभी से ये घोषणा लगी है कि मैक्सिको, कनाडा और चाइना के टैरिफ इतने बढ़ा दिए जाएंगे कि उनके संग व्यापार करना मुश्किल होगा। लेकिन ऐसी कोई घोषणा भारत के लिए नहीं हुई है। तो 1 महीने की और बात है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बार अमेरिका में आएगी तो पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट आएगा और भारत फिर से उसी तरीके से उभर के, ऐसी समस्याएं आती रहेगी, लेकिन आपकी विदेश नीति मिला के इसका करना होगा। बांग्लादेश जो हो रहा है वो गलत है, पाकिस्तान जो करता है वो गलत है, श्रीलंका में जो हुआ वो गलत था, नेपाल ने भी बहुत कोशिश करी, अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो गलत है। लेकिन आपको उनकी सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। अगर आप जोश
जी। कोई कदम उठाना कि देश की जो इस समय की जनता है उसके लिए हितकारी नहीं होगा, तो आपको उन चीजों को इवेल्युएट करके उठाना होगा। अगर भारत के रिश्ते अमेरिका रशिया से आज अच्छे ना होते, अमेरिका के विरोध के कारण भी, तो आज भारत में पेट्रोल का रेट उस स्तर पे होता कि देश के नागरिकों की महंगाई की चीजें कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता। तो मुझे लगा कर रहा है कूटनीति काम कर रही, बहुत जल्दी हमें इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। जी, संजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल। जी मनीष जी ने बहुत अच्छी बात करी है। जी जी, युद्ध सोल्यूशन नहीं होता, और ये मोदी जी भी कह रहे हैं कि युद्ध नहीं, बुद्ध के रास्ते पर चल के ही सब होता है। देखिए, मोदी जी की जो डिप्लोमेसी रही, अमेरिका पाकिस्तान की जो 1000 कट्स ऑफ ब्लीड भारत के प्रति है कि इसको 1000 घाव हम देते रहेंगे, मोदी जी ने क्या किया? पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवा दिया। पाकिस्तान भी का कटोरा लेके खड़ा हुआ है। आज पाकिस्तान की स्थिति है कि वो भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं रखता। बांग्लादेश भी तरक्की तभी कर रहा था जब वहां शेख हसीना थी और भारत का सहयोग था। अडानी जैसा ग्रुप उनको बिजली दे रहा था। तो एक बस सीधा सा सलूशन है कि वेट एंड वॉच, और भारत एक आर्थिक ताकत है, दुनिया में बड़ी वॉइस है, दुनिया के देश भारत के पीछे खड़े हुए हैं। बस इसका एक ही इलाज है कि इन पे आर्थिक सैंक्शंस लग जाएंगे, इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो जाएगा, पाकिस्तान बांग्लादेश घुटनों पे आके खड़ा हो जाएगा। देखते हैं जमात इस्लामी वाले कहां से रोटी खिलाते हैं बांग्लादेशियों को। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, भारत के प्रत्येक हिंदू को बांग्लादेश के हिंदू के साथ मॉरली सपोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आज हिंदू सपोर्ट में है, यहाँ जो पैनलिस्ट की वॉइस है वही रिप्रेजेंट कर रही है जी पूरे भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को। और जो भारत के जो अच्छे राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, जो हिंसा पसंद नहीं करते हैं, उनको बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हो रहे अत्याचारों पर के खिलाफ खड़ा हुई होना पड़ेगा। जब पाकिस्तान के हिंदू भारत के मुसलमानों पर बोल सकता है, तो हमें भी बोलने का पूरा अधिकार है बांग्लादेश के हिंदुओं के। बिल्कुल। दूसरी बात, एक बात और कहना चाहता हूं, आर्थिक ताकत में इतनी बड़ी शक्ति होती है, इसका उदाहरण आप देखिए अफगानिस्तान के जो तालिबानी सरकार है, तालिबानियों को समझ में आ गया है कि पाकिस्तान से भिखमंगे पाकिस्तान से हमें कुछ नहीं मिलेगा, वो कुछ नहीं हमें दे सकता। आज अफगानिस्तान की जो तालिबानी गवर्नमेंट है वो भारत से हाथ मिला रही है, भारत की तरफ देख रही है, भारत भी उसकी सहायता कर रही है। तो भगवान इन रेडिकल ग्रुप को थोड़ी सद्बुद्धि दे, इससे काम नहीं बनेगा कि हम इस्लामिक राज्य बना दे, इस्लामिक स्टेट बना दे तो हम जन्नत मिल जाएगी। ये सब देखिए, ये सब तकियानुसी विचार है। दुनिया किसी और उससे चलती है, दुनिया कर्म से चलती है, मेहनत से चलती है। भाई आप इजराइल का क्या बिगाड़ पा रहे हो? आप सोच रहे हो संख्या बढ़ा लेंगे? एक छोटा सा राष्ट्र है इजराइल, 80-90 लाख का, और अपनी से कई गुनी ताकतों जनसंख्या के लोगों से घिरा हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी के बल पर उसने नाक में दम कर दिया इन सबका। तो ये भी दिमाग से मुंगलाता निकाल दे कि हम जनसंख्या बढ़ाकर दुनिया पे कंट्रोल कर लेंगे। दुनिया पे कंट्रोल टेक्नोलॉजी और अर्थ के आधार पर होता है। मेरा बस इतना ही कहना है। बिल्कुल। अभी तो और ढेर सारी बातें थी, ढेर सारे प्रश्न थे जो आप सभी से करने थे, उसके उत्तर लेने थे, लेकिन समय इजाजत नहीं देता कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इस्लामिक कट्टरपंथी वहां पर हावी हैं, और भारत सरकार या विदेश मंत्रालय ने ये बातें जरूर कही हैं कि बांग्लादेश के अधिकारियों से आग्रह किया है कि जो हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक हैं वहां, इन पर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। फिलहाल अब कितना ध्यान रखा जाएगा, क्या होगा बांग्लादेश में, यह देखने वाली बात है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।